मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आके अच्छा लगता है। और जब आज हम मीडिया पे अनेकों चीज़ें देखते हैं मीडिया में या हम मोबाइल पर, उसके बाद जब मैं ये देखता हूँ कि आईपीएक्स भवन के चारों तरफ के लोग यहाँ साहित्य का आनंद ले रहे हैं, तो मेरे को कहीं ना कहीं अपना हिंदुस्तान दिखता है साहब। और ये हिंदुस्तान है कि रस खान जी के को गोष्ठी समर्पित की है। 2 लाइनें मैंने कभी दुबई में पढ़ी थी कि जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, मुझे लगता है कि सारा हिंदुस्तान हंसता है, मुझे लगता है सारा हिंदुस्तान हंसता है। बताई रस खान जी ऐसे थे, उन्होंने बताया कृष्ण भगवान की फोटो दिखाई, वो कृष्ण भगवान थे, उनको फिर जूते पहनाए। उससे पहले जिस बच्चे को वो उठाकर ले गए थे ना घर पे, वो इस जन्म में ये बन गया। बस तालियां बजाते रहो, हाँ मेरे को, हाँ मजा जब भी आना चाहिए। ये मस्ती की बात है और मस्ती जिंदा रहनी चाहिए साहब आदमी में। टेंशन किस लिए रखें, दुनिया टेंशन में बैठी है। चूड़ियों की बात करी, इतना अच्छा कविता पाठ किया मैंने, पहली बार प्रवीण भाई को सुना लेकिन अद्भुत पढ़ा। चूड़ियों की बात करी, हमारी ये सुहाग की निशानी, हमारी बहनों की बिंदी हुई, चूड़ियां हुई। अब यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं देख लो, सबने छोटी छोटी बिंदी लगा रखी है। परमीला जी देखो, सबने छोटी छोटी। कभी एकता कपूर के सीरियल देखना, जितनी बड़ी बिंदी पाओगी उतनी खतरनाक लुगाई पाओगी भाई साहब। इसकी वॉल्यूम बढ़ सकती है क्या थोड़ी सी? हाँ, ये हिसाब होता है। मैं तो बाबूजी स्कूल में गया, छोटा सा था 7 साल का, मेरे को तो इनकी बात से चूड़ियों से याद आ गया। संजय भाई मैं तो छोटा सा स्कूल में गया, मैंने देखा मैडम ने हिंदी के ऊपर बिंदी लगा दी। मैंने कहा ये क्या है मैडम? बोले ये अनुस्वार है, अनुस्वार। मैंने कहा अनुस्वार क्या होता? बोली बिंदी होती है बेटा ये। मैं घर पे आया बाबूजी, हमारे शादी थी किसी की, तो मैंने देखा मेरी भाभी गेट पे ही मिल गई है। हम 6-7 भाई, तो बड़ी भाभी थी, भाभी ने लगा रखी थी। मेरा ध्यान पड़ा एकदम, मैंने कहा भाभी ये क्या है? बोली तुम्हारे भैया। मसाला भैया तो दुकान गया है, ये कौन आ गया भाई सब यहाँ पर? ये दूसरा भैया कहां से आ गया? चलो बच्चा था, मैंने कहा भाई कैसे भी बेवकूफ बना लो। मैं अंदर गया परमीला जी, तो मेरी बुआ जी आई हुई थी शादी में, बुआ ने टांग रखी। मैंने कहा बुआ जी ये क्या है? तुम्हारे फूफा जी। थोड़ा और अंदर गया, चाची बैठी थी दरी के ऊपर। मैंने कहा चाची ये। बोली तुम्हारे चाचा। मैं यार सारा कुनबा यहीं पड़ा है, आदमी एक भी दिखाई नहीं दे रहा। चलो कोई बात नहीं। सवेरे में टॉयलेट में गया, बाथरूम में, भाई साहब शीशे के ऊपर मेरा भाई टंगा पड़ा, टूटी के ऊपर चाचा, और अब सारा सदन तालियां बजा देना। दिक्कत तो जब ये कमोड के ऊपर फूफा जी नजर आ रहे थे। मिलकर एक बार बजाओ सारे ताली, क्या बात है। जिंदाबाद। तो जीवन में टेंशन नहीं रखनी चाहिए। इतने बढ़िया मुक्तक पढ़े, इतने बढ़िया सवैया पढ़े, भैया ने इतना बढ़िया गीत पढ़ा। ये हमारी जो परंपरा है ये जीवित रहनी चाहिए। और मैं तो बिंदल जी को और उनकी पूरी टीम को, विकास भाई आप कभी प्रेम करने से मत डरना। अच्छा। चाहे आप शादी हुई ना फिर भी मत डरना। एक ही जवाब देना पत्नी को कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ और सबका, तो तेरे को क्या दिक्कत है जब मैं सबका हूं? तो ये भी लाया हूं मैं छाट के बात। बहन जी कोई गलत तो नहीं कही मैंने। हाँ, इतनी हाँ प्रधानमंत्री ने कही है, प्रधानमंत्री ने कही है सबका साथ सबका विकास। आप चलते रहो, वरना है संजय भाई, वरना टेंशन ऐसी ऐसी ले लेते प्रदीप भाई साहब, ऐसी टेंशन ले लेते हैं। ये तो बहन जी बैठी है मेरी बहनें। मैं पिछले महीने चला गया अपनी पत्नी के साथ, पार्क है हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट पार्क, घूमने चला गया। वैसे ही ये सारी सच्ची बात बता रहा हूँ जैसे इन्होंने बताई थी कि अभी मैं आंख तेरी बड़ी पसंद थी तो आंखें दिखाती है। मेरे को भी कही थी बिचौलिए ने जिस टाइम मेरा रिश्ता हुआ, बोले लाला जी, मेरे पिताजी बोले भाई लड़की कैसी है? बोले आंख मूंद के कर दो। अच्छा हमने मूंद ली। जब खोली तो मैं परसों पिछले महीने पार्क में चला गया भाई साहब। पार्क में गया तो पार्क में घूम रहे थे हम, टहल रहे थे, मैं अपनी पत्नी के साथ घूम रहा था। एक सुंदर महिला ने बहन जी मेरे को नमस्ते कर दी। कोई गुनाह तो नहीं, इतना इंटरनेशनल कवि हो, नमस्ते कर दी तो क्या हो गया? आज 1 महीना हो गया लुगाई को टेंशन लिए हुए मेरी। बता कौन थी? बता कौन थी? मैं क्यों टेंशन ले रही है मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। जय हो। बिना बात की टेंशन ले रखी है लोगों ने, खाम खा की टेंशन ले रखी है। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है सर। जीवन में टेंशन किस लिए लोगे?
मस्ती का जीवन है, मस्ती से ही जीना चाहिए। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि स्वागत। हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना। हम संजय बाबू सगे 11 बहन भाई हैं जी। कब बताई 5-6 महीने? भाई टोटल बहन भाई बता रहा हूं बाबूजी। अब यही तो टेंशन है लोगों को, भाई बहन मेरे टेंशन उन्हें हो रही है। दिक्कत तो सारी ये है ना। और पहले भाई साहब ये इन्होंने इतनी बात कह दी तो मैं बता रहा हूं, आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं। पहले कंपटीशन नहीं होता था कि इसके घर में मारुति है तो मैं मर्सिडीज लाऊंगा, इसका 300 गज का घर है तो मैं 500 का बनाऊंगा, इसका पैकेज 30 लाख का तो मैं 60 लाख का लगाऊंगा। पहले खुंद किसी बात की थी, तेरे कितने बालक हैं? वो कहता था 8। अच्छा कोई बात नहीं, 3-4 तो खुंदक में हो जाते थे बाद में। तो इसलिए टेंशन मत लो, एक बार मिलकर तालियां बजाओ। ये परंपरा गोष्ठी का कार्यक्रम है साहब, कोई टेंशन नहीं लेनी है। सबके रिश्ते हो गए, सबकी शादी हो गई। हमारे यहाँ 11-21 अग्रवाल परिवार से हूँ, गोयल गोत्र है, नए बाजार में दाल चावल का काम है, बिजनेस है। बिंदल साहब तो जानते हैं हमारे को, मेरे को व्यापार के रूप में भी जानते हैं। और यहाँ कितनी बार मैं आया हूँ। लेकिन दिक्कत क्या होती थी, पहले शादियों में पिताजी बोले भाई तू करेगा क्या, बड़ियों के पैदा हो गए आखिर, तो तू कहाँ इस चक्कर में पड़ गया कविताओं के और संगीत के। 15 वर्षों तक मैंने संगीत सीखा, तो बोले संगीत में पड़ा हुआ भाई शादी भी करनी है। मेरी सबसे घर में ज्यादा लेट शादी हुई 24 साल की उम्र में। जब शादी से जब पिताजी ने सारे काम कर लिए, रिश्ते वाले आने लगे, पूछने लगे लड़का क्या करता है, बोले जी ढोलक बजा हुआ है। बोले वो तो ठीक है, करे के है। दूसरा आया, क्या करता है, कविता करता है, वो तो ठीक है, करे के है। तो 15-16 रिश्ते सत्येंद्र जी मेरे वापस चले गए। अब क्या करे, पिताजी भी दुखी हो गए मेरे से भी, बिचौलिए से भी। अब एक हास्य कविता का वहां से निर्माण हुआ। मैं पहले राउंड के अंदर केवल आपको हंसाऊंगा और दूसरे राउंड के अंदर आपसे मन की बात करूंगा, जो हमारे देश की बात है, हमारे समाज की बात है, हमारे सैनिकों की बात है, हमारे दर्द की बात है, हमारे हिंदुत्व की बात है। वो दूसरे राउंड में आपसे सब बातें करूंगा। पहले राउंड में मैं चाहता हूं केवल आपसे मस्ती की बात करूं। एक हास्य कविता जो उस टाइम बनी, ये हास्य कविता मेरी पहली कविता जी, जो सब टीवी वावा क्या बात पे पढ़ी और आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी ने इस कविता को सुनकर लगातार मेरे को पूरे साल लगातार अपने मंचों पर बुलाया कि अनिल ये कविता वास्तव में मौलिक कविता है। एक बार मिलकर तालियां बजाएं। मैं कविता आरंभ करता हूं साहब। कि हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी मेरी शादी की, हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी एक रिश्ता आया, लड़का कवि है। पिताजी ने बिचौलिए को बड़ी शर्मिंदगी से बताया। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा देता हूं। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा देता हूं, फटे पुराने नोट भी पूरे दामों पे चला देता हूं। क्या बात। ये बतलाओ कितना कमा लेता है। पिताजी बोले यार किसी तरह से इज्जत बचा लेता है। नहीं मेरा मतलब ये है, बिचौलिए ने पूछा, मेरा मतलब ये है ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा। पिताजी बोले ये भूख ही नहीं लगने देगा। जिस दिन अपनी कविता की 2 पंक्ति मुझे सुना देता है, कम बखत कई दिन की भूख भगा देता है। बिचौलिए ने पूछा तो क्या इन्होंने अपनी कविताओं की कोई पुस्तक नहीं छपवाई? पिताजी बोले उसी में तो लुट गई घर की सारी कमाई। और तो और घर वालों ने इसकी पुस्तक का पन्ना तक नहीं खोला। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे, भाई साहब वो हमसे आज तक नहीं बोला। अब तो शर्मा जी किसी तरह से इसके हाथ पीले करवा दो, हमें लड़की वालों की सारी शर्तें मंजूर है, तुम ये लड़का पास करवा दो। अब कविता के मध्य में आता हूं। उधर लड़की के पिताजी को पता नहीं कैसे भनक लग गई, उधर लड़की के पिताजी को पता नहीं कैसे भनक लग गई। लड़का इंटर मोहल्ला कवि है, नेशनल तो सुने थे उनने, इंटर मोहल्ला कवि। लड़का इंटर मोहल्ला कवि है, गुप्तचरों से पता चल गई। कहने लगा इतना जुल्म नहीं ढा सकता शर्मा जी, लड़की किसी कवि से नहीं ब्याह सकता। अब बिचौलिया ने देखा यार ये तो बात बिगड़ गई, इसके रिश्ते पहले ही बहुत कम आ रहे हैं और लाला जी ने कह के भेजा ये रिश्ते की बात बनानी है। तो उस बिचौलिए ने मेरे होने वाले ससुर जी को कुछ तर्क दिए और एक एक तर्क पर आपका आशीर्वाद देता हूं, हाथ से कहां से निकाला, आपका प्यार चाहता हूं। सुनिएगा कि लाला जी गरक साहब ये रिश्ता मत छोड़िए। बिचौलिया बोला ससुर साहब से, गरक साहब ये रिश्ता मत छोड़िए, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है। खानदान की ऊंचाई पे ध्यान देना बहन जी, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है,
11वीं मंजिल पे इनका मकान है। बस यही ऊंचा खानदान है। लड़के के पास अपार संपत्ति है। उसने सोचा कई प्लाट पड़े होंगे IPX में 3 साइड ओपन। लड़के के पास अपार संपत्ति है। बोला क्या संपत्ति है? बोला एक एक कविता कई कई करोड़ की है, बस यही संपत्ति है। और इस वाले जो उसने मेरे समर्थन में तर्क दिया, पूरे सदन का इस सत्यता पे एक एक आशीर्वाद चाहूंगा कि लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है। गर्ग साहब ये रिश्ता मत छोड़िए, लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, दाहिने हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, दाहिने हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। बिचौलिए की बात में दम था, बिचौलिए की बात में दम था। वो कौन सा 28 रैगरपुरा वाले प्रोफेसर अरोड़ा से कम था। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, वरमाला की बात बता रहा हूं। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पे 2 कुर्सियां बिछा दी गई। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था। हर एक बाराती में भाई साहब एक श्रोता नजर आ रहा था। कवि बाज नहीं आता भाई साहब। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था, हर बाराती में एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर माइक की कमी खल रही थी, कविता खुद ब खुद निकल रही थी। वरमाला की चिंता नहीं थी। आखिर किसे कविता सुनाऊं, एक मौके की तलाश थी। तभी याद आया यार फेरों पे छंद सुनाऊंगा। यही एक आखिरी, हमारे अग्रवालों में फेरों पे छंद सुनते और नेक का लिफाफा मिलता लड़के को। फेरों पे छंद सुनाऊंगा, यही आखिरी आस थी। तभी किसी ने आकर एडवांस मेरे हाथ में नेक का लिफाफा थमा दिया। उसे पता नहीं किसने बता दिया कि लड़का कवि है। भाई साहब ये पता नहीं कितनी लंबी कविता सुना देगा, ये लड़की को विदा होने से पहले ही रुला देगा। मेरी मन की मन में रह गई। मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा कि इतना बड़ा कवि, मेरी किसी ने कविता नहीं सुनी 4-5 महीने से। मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा। घर आते ही शादी की पहली रात मैंने अपनी मन की व्यथा अपनी पत्नी को बता दी कि मेरी किसी ने कविता नहीं सुनी। अपने मन की व्यथा मैंने अपनी पत्नी को बता दी और उसने जैसे ही हाँ भरी, मैंने उसे नई नई 30-40 कविताएं सुना दी। अपनी हास्य कविताओं पर बिंदल साहब मैंने उसे कई बार रोते देखा। रो रही थी वो हास्य कविता पे, मैंने उसे कई बार रोते देखा। और जब करुण रस की रचनाएं सुनाई तब खुश होते देखा। पता ही नहीं चल रहा कौन पागल है दोनों में से। कविताओं की गहराई में वो इतना खो गई भाई साहब, मुझे नहीं पता चला कब सो गई। और उस दिन ये एहसास हुआ, तालियां बजाना, उस दिन ये एहसास हुआ कि नारी वास्तव में ही त्याग की मूरत है। और एक सफल कवि बनने के लिए भाई साहब पत्नी की बहुत जरूरत है, पत्नी की बहुत जरूरत है, पत्नी की बहुत जरूरत है। हास्य रचनाएं यूं तो भरमार हैं, लेकिन मंचों पर चुटकुले बहुत हो गए हैं। मैं भी जब काव्य पाठ करता हूं मंचों पर लगभग 25-30-40 चुटकुले सुनाता हूं। लेकिन ये एक ऐसा मंच है जहां पर मेरे को मन से कविताएं सुनाने का मन करता है। और जगह हम बहुत मोटा लिफाफा लगाकर थोड़ा सुनाते हैं, या हमें लिफाफा बहुत थोड़ा मिलता है। कविताएं हम इतनी सारी सुनाते हैं, क्योंकि बिंदल जी से जब भी बात होती है वो कहते हैं अनिल क्या लेगा। मैंने कहा सर मैं आपसे तो मांग ही नहीं सकता। फिर भी वो कहते तू चिंता मत कर, 7-8 हज़ार की तो मैं ताली ताली बजवा दूंगा। तो एक बार बजा दो, कितने हजार की तालियां बजा रहे हो जरा? 2000 की हो गई, बढ़ाओ थोड़ी। आदरणीय शायद ओम प्रकाश है विधायक महोदय, सर आइएगा, स्वागत है आपका। बाबूजी प्रणाम। सर नमस्ते सर। अब बाबूजी आ गए तो एक लपेटे में नेताजी की पैरोडी सुना देता हूँ। हाँ अभी मेरे को एकदम रस चेंज, आज कहा ना कि सारे रंग दिखाने हैं। कितने लोग देखते हैं नेताजी लपेटे में? अरे बड़ी तगड़ी TRP यार मेरी तो, तूने कम पेमेंट में बुला लिया। जरा एक बार तालियां बजाओ, सुनाता हूँ। थोड़ी आवाज बढ़ेगी क्या इसकी? थोड़ी आवाज बढ़ाओ ब्रिजमोहन, थोड़ी सी बढ़ा दे यार, गा के पढ़ना, गला कहीं दिन से खराब हो रहा। हल्की आवाज बढ़ा दे, हल्की बढ़ा दे। हाँ हाँ भाई ठीक है। जो पूछेंगे तुमको बताना पड़ेगा। इको बढ़ गया दोस्त, इको ज्यादा हो गया, गूंज रहा है ना हॉल। ये बहुत लगभग 3-4 महीने पुरानी पैरोडी है। जब केजरीवाल साहब अंदर गए, देखो यहाँ पार्टी का मामला नहीं, केवल मस्ती की बात है ना, मस्ती की सुनिएगा बात। तो केजरीवाल साहब से ED CBI पूछताछ कर रही थी। अभी पीछे से चीते लाए मोदी जी बाहर से। मैंने एक चीते से पूछ लिया, मैंने कहा यहां पर तो CBI ED चल रही है, तुम्हें डर नहीं लगा? चीता बोला नहीं, मैं तो वहीं से भाजपा ज्वाइन करके आया हूं।
तो कोई जरूरत नहीं है मोदी जी से कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, वो जो करते हैं वो बहुत बढ़िया करते हैं। और आज मोदी जी का जलवा पूरा देश बोल रहा है। एक बार ऐसे प्रधानमंत्री के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं साहब। हमारे संजय बाबू का कोई मुकाबला नहीं है। मैं उतरा, मैंने कहा 500 रुपए खुले देना, भाई साहब 130 रुपए दे दिए। अरे मैंने कहा 500 रुपए दो, 130 दे दिए। मैंने कहा बाकी, बोले 370 खत्म। कर लो, क्या करोगे किसी का। एक से एक लोग पड़े हैं। तो जब केजरीवाल जी ईडी सीबीआई के चक्कर में घिर रहे थे, तो एक पैरोडी मेरी जो बड़ी वायरल हुई वो मैं सुनाता हूं। जेल जाने से पहले की बात बता रहा हूं कि जो पूछेंगे तुमको बताना पड़ेगा, ईडी बुलाए चाहे सीबीआई पूछे रे तुमको जाना पड़ेगा। ओए जो पूछेंगे तुमको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अंतरा सुन के मजे लेना। सतेंद्र ने अंदर से आवाज दी है। तालियां थोड़ी हैं साहब। इस पंक्ति पे झूम गए थे जो नेता बैठे थे भाजपा और कांग्रेस के, कि सतेंद्र ने अंदर से आवाज दी है, सारी प्लानिंग मिलकर आपने की है। आलाप सतेंद्र ने अंदर से आवाज दी है, सारी प्लानिंग मिलकर आपने की है। उसी दोस्ती, अरे उसी दोस्ती का कर्जा चुकाना पड़ेगा। जो पूछेंगे तुमको बताना पड़ेगा, बताना। मीटिंग हुई कांग्रेस की, खड़गे साहब बैठे, सारे बोले भाई चुनाव होने वाला है, मोदी जी कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी, खड़गे साहब बोले मोदी जी की टक्कर में कौन लड़ेगा। तो कोई नहीं बोला कि उनके सामने कौन खड़ा होगा। बोले भाई कोई तो खड़ा हो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तो उन्होंने केजरीवाल साहब से पूछा, अखिलेश से पूछा, भैया उनके सामने खड़े हो गए। तो उन्होंने एक पैरोडी के माध्यम से पूछा, मस्ती लेना, 1.5 मिनट की पैरोडी है, बहुत बढ़िया, ये भी बहुत सुपर हिट हुई, जिसपे कई करोड़ वायरल हुई, वो सुनिएगा। क्या पूछा खड़गे साहब ने मोदी जी के सामने कि 2024 में मोदी जी को कैसे है हराना, मोदी जी को कैसे है हराना। तो केजरीवाल क्या बोले कि मुझे मत लड़ाना, मुझे मत फसाना, अरे मुझे मत लड़ाना, मुझे मत फसाना। बोले क्यों? तो क्या बोले कि भूला नहीं हूं यारों। केजरीवाल साहब से पूछा क्यों नहीं लड़ रहे, उत्तर सुनो कि भूला नहीं हूं यारों, अब तक काशी तब से रुकी ना मेरी, अब तक खांसी और मेरा ये दर्द है, हाय मेरा ये दर्द है पुराना, लेकिन मुझे मत लड़ाना, मुझे मत फसाना। चले गए अखिलेश जी के पास, अखिलेश जी आप लड़ोगे? अखिलेश जी का क्या हाल करा था, क्या बोले कि मारेंगे मोदी हमें फिर से झटक के, मारेंगे मोदी हमें फिर से पटक के, और भाषणों से ले जाएंगे वोटों को झटक के, कि मोदी का दीवाना, अब तालियां चाहिए साहब, कि मोदी का दीवाना है जमाना, मोदी का दीवाना है जमाना, लेकिन मुझे मत लड़ा, मुझे मत फसाना। ये राउंड हो गया। मुझे पता है वो बहुत व्यस्त हैं, और जब पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी ऐसे हनुमान भक्तों पर हो तो फिर वो अपना पूरा दायित्व निभाते हैं। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रवीण ने पढ़ा, एक बार प्रवीण के लिए तालियां बजाइए साहब जोरदार। और राजेश भाई जो आज काम कर रहा है, मुझे लगता
लगता है इस गोष्ठी का कितनी मेहनत से वो संचालन करते हैं। आज पूरे देश में मेरे छोटे भाई राजेश अग्रवाल का नाम है, एक बार राजेश जी के लिए भी तालियां बजाइए साहब। ये बहुत बड़े कवि हैं दोनों के दोनों, और इनसे ऊंचा अगर कोई कवि है धरती पे नहीं वो है जी, है मोदी जी की मत पूछो सर, ये इतने बड़े नेता हैं, मैं आज से नहीं जानता हूं प्रकाश जी को, मेरी कम से कम 1856 से जान पहचान है। मैं बहन प्रमिला जी झूठ नहीं बोल रहा, पिछले जन्म में मेरे फूफा जी लगते थे ये, जब से मैं जानता हूं। और इतने नेक और जिंदा दिल थे, जब भी देशभक्त थे। तभी तो आज कोई मखौल है क्या दिल्ली जैसे शहर के अंदर इतनी सीटों के अंदर से अपनी सीट निकाल जाना, ये कोई मखौल है क्या? ये जिंदा दिल, राष्ट्रवादी, समर्पण, त्याग, मेहनत, तपस्या का फल है जब कोई नेता बनता है। मैंने त्याग इनका 1856 में देख लिया था। अच्छा। हाँ, पर मैं सच बता रहा हूँ कि मैं बहुत छोटी सी घटना से जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके चेहरों पर, मैं गंभीर ही पढ़ूंगा आगे, लेकिन कुछ चाहता हूँ आपके चेहरों पर भी मुस्कुराहट आए। कनाट प्लेस की बात है बाबू जी, वो एक चीनी बैठा, एक पाकिस्तानी बैठा, एक हमारे ओम प्रकाश जी बैठे, तीनों कॉफी पी रहे थे, मैं बराबर में बैठा हुआ। पाकिस्तानी ने जैसी कॉफी खत्म करी, कप हवा में उछाल दिया, कप के गोली मार के कप तोड़ दिया कि जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते, हम पाकिस्तान के लोग हैं, हमारा जलवायु कुछ और है। चीनी जिस कुर्सी के ऊपर बैठा था, कॉफी खत्म करते ही वो कुर्सी हवा में उछाल दी, कुर्सी तोड़ के मारी, 2 गोली मारी कुर्सी के, तोड़ दी। बोला हम चीनी हैं, जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। ओम प्रकाश जी, पूरे देश की इज्जत का सवाल है, ताली ऐसी बजा देना जो आधे घंटे से पहले उठे नहीं यहां से। जैसे ही कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी के ठा, दूसरी मारी चीनी के ठा, बोले जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। अभी मेरे को 15 दिन पहले मिले विधानसभा में, मेरे से बोले नहीं मेरे साथ कॉफी पी ले। मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं पीऊंगा। देखो अब ये चेहरे पर मुस्कुराहट आई ना, आप कहीं चले जाओ सर ये वाली मुस्कुराहट नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये मुस्कुराहट यहीं मिलती है। दुनिया ने टेंशन बना रखी हर काम को। मैं तो मूलतः हरियाणा से हूं, तो हरियाणा की मस्ती तो हरियाणा की है। और छोटी सी 1-2 बात और भी बता देता हूं। एक हरियाणा के बच्चे से पूछ लिया मास्टर जी ने, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया? बच्चा हमारे रोहतक का था, बोला मास्टर जी मन नहीं बेरा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया, पर नू बेरा इसका नाश कौन करेगा। एक बार खुल के तालियां बजा दो जरा जोरदार। आज हास्य का मेरा विषय जो था वो मैंने पहले राउंड में आपको आधे घंटे हंसाया, और अभी 1-1.5 घंटा और भी मैं चाहता हूं कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आए। लेकिन जो आज का विषय है, क्योंकि मेरे को ऐसे श्रोता नहीं मिलते, मंच पर हास्य की डिमांड करते हैं तो 1-1 डेढ़ घंटा हास्य ही रहता है। मेरे को मेरी मन की रचनाएं पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। आदरणीय बैठे हैं, मैं ज़्यादा देर तक नहीं लंबी कविताएं पढ़ूंगा सर, आप बैठेंगे तो मैं पढ़ लूंगा, पर मैं बाबूजी आप मेरे को भी छोटा मोटा मत समझो। मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास बहन जी मोदी जी का फोन आता 12:30 बजे, धारा 370 हटी, किसी को नहीं पता देश में, वो सोच रहे हैं कि किसी ने हटाई किसी ने हटाई। मेरे पास बहन जी 12:30 बजे फोन आया था मोदी जी का, बोले नील क्या करना है, मैंने कहा हटा दो। ऐसे मत देखो घूर के। इनके पास बाबूजी आपके पास आया कभी मोदी जी का फोन? नहीं आया, मेरे पास आता है। फिर दोबारा बहन जी आया, बोले राम मंदिर का क्या, मैंने कहा राम मंदिर बनवा दो, तो मैंने राय दी उनको राम मंदिर बनवा दो, तो वो राम मंदिर बना। ये सब नोटबंदी हुई, मेरे पास फोन नहीं आया, इसके पास आया, तो गलत राय दी ना इसने, तो ये हो जाता है। अभी मेरे से कह रहे थे अनिल इतनी तूने देश में काम करे हैं, इतना तू बड़ा कवि है, कोई तूने आज तक निस्वार्थ काम करा है, कुछ चीज ले ले। मैंने कहा क्या? बोले पद्म श्री ले ले। ये मान ही नहीं रहे मेरी बात, विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कम पैसों में आ गया तो विश्वास नहीं करोगे। बोले पद्म भूषण ले ले। मैंने कहा नहीं जी कोई बात नहीं। आखिरी में बात ठहरी कि पद्म भूषण दे दो अनिल को। तो बाबूजी मैं सच बता रहा हूं, इतना बड़ा त्याग करा हो ना। अब ये बाबूजी से मैंने कहा ओम प्रकाश जी से 15 मिनट बैठो, ये समय का त्याग है। मैंने भी बहुत तगड़ा त्याग कर रखा है। मेरे से बोले पद्म श्री ले ले। मैंने कहा कब दोगे? बोले आज का दिन बताया था शाम को 5 बजे। बोले द्रौपदी मुर्मू में खाली है, ले ले आज। मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा आज वो ओम प्रकाश जी आएंगे IPX भवन में और मेरे को कविता पाठ सुनेंगे, ये पद्म श्री तो मैं बाबूजी फिर ले लूंगा।
चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी। जिंदगी का फलसफा बताता हूं। बन जाओ बहुत बड़े नेता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़े आप अंबानी भी बन जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 60-70 साल की जिंदगी का खेल है। कोरोना में हमने सब कुछ देख लिया। कोई 80 जी जाएगा, कोई 70 जी जाएगा, कोई 60 जी जाएगा। खेल ये इतना ही से सफर है। इस सफर का फलसफा बताता हूं मैं तो अग्रवाल हूं, बढ़िया हूं, बहुत व्यापार किया नए बाजार में, खूब पैसा सब कुछ देखा, शोहरत भी बहुत मिली है। लेकिन जिंदगी का फलसफा अंबानी बनना नहीं है, तेंदुलकर बनना नहीं है। शोहरतें मिल जाएंगी तो क्या हो गए। मन में 4 पंक्तियां बताता हूं क्या है जीवन, कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। बन जाओ आप कुछ। अगर सारे दिन कुंठित हो, ईर्ष्या में घिरे हुए हो, तो सारा जीवन बर्बाद है। मैं तो अपने व्यापारियों से भी कहता हूं कि सारे दिन में बेच दिया आपने 10 मोटर दाल की, नीचे बैलेंस शीट निकाल दी, शाम को आज 5 लाख रुपया कमाया है। कभी शाम तक ये हिसाब बनाया करो, कभी ये भी रोकड़ मिलाया करो, मैं सारा दिन में हंसा कितना हूं। क्या बात है। हम लोगों ने हंसी बंद कर दी, एंजॉय बंद कर दिया, तो डॉक्टरों ने एंजियोग्राफी शुरू कर दी। एक बार जोरदार ठाका लगा दो सत्येंद्र भाई, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। कितनी? मन ने नहीं कही, रामदेव ने कही है। एक बार जोरदार ठाका लगा दो, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। ये बोला मेरी भी खुल गई, मैं तेरे अंदर टोटली 2,000 नाड़ी है। 88,000 कहां से खुल जाएंगी। एक बार मैंने मंच से बात कह दी, एक बार जोरदार ठाका लगा दो, 88,000 नाड़ी खुल जाती है। पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। मैंने कहा ये नाड़ा क्या होता है? बोला नाड़ी का हस्बैंड। मैंने कहा कैसे? बोला इस पे ई की मात्रा नहीं होती है। बजाओ मिलकर एक बार ताली साहब। और जिंदगी का फलसफा बताता हूं। जिंदगी का फलसफा क्या है कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। क्या बात है। हम जो भी कर्म करते हैं खुशी के लिए करते हैं। पैसा कमाना, बच्चों की अच्छी शादी हो गई, बड़ा मकान ले लिया, कार ले ली, दुकान ले ली, मकान ले लिया, सब कुछ हो गया केवल खुशी के लिए। प्रभु का नाम भी शांति के लिए लेते हैं। तो चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं। किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। जिंदाबाद। आइए मैं विषय पर आता हूं। थोड़ी थोड़ी रचनाएं जो मेरे मन की हैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। 4 पंक्तियां गौ माता के लिए। छोटे छोटे विषय रखूंगा, 2-2, 3-3 मिनट के। आपको पता भी नहीं चलेगा कब हमारे ये 15-20 मिनट पूरे हो गए, क्योंकि एक समय निर्धारित है कि इस समय पर हमको कार्यक्रम समाप्त करना है। क्योंकि आदरणीय ओम प्रकाश जी जो सनातन हमारे देश, हमारी गौ माता, हर चीज से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कहीं अगर वो उनका जरा सा भी इस तरफ ध्यान होगा तो उनको अच्छा लगेगा और वो आशीर्वाद भी देंगे। सुनिएगा गौ माता के बारे में 4 पंक्तियां जो 10 साल पहले लिखी थी, शायद अब कभी 5-4 साल बाद अब सुनाने का अवसर मिला। सुनिएगा कि माँ, हम बचपन में होते थे तो माँ हमें सिखाती थी कि बेटा गंगा माँ, ये धरती मैया, ऐसे बोलते थे। ये दुर्गा माँ, जन्म देने वाली माँ, और गौ माँ, ऐसे बोलते थे। तो हमें लगा कि हमारी कुछ माएँ होती हैं। हमने हिंदू धर्म में कितनी माएँ बना रखी हैं। हमारे देखो वात्सल्य, हमारी ममता कितनी ऊंची है। तब जब गौ माता की ऐसी हालत देखी, तब 4 पंक्तियां ये कवि कहता है, सुनिएगा साहब। कि एक गंगा है माँ सबकी, माँ धरती माँ भवानी है। एक गंगा है माँ सबकी, माँ धरती माँ भवानी है। एक माता जन्म देती, मिली ये जिंदगानी है। एक गौ माँ को हम भूलिए हो रही हमसे, नहीं एहसास ये हमको, उसकी आंखों में पानी है। नहीं एहसास ये हमको, उसकी आंखों में पानी है। नहीं सुनता कोई पीड़ा, वो मैया रो रही देखो। जुल्म के बोझ को यारों, वो कब से ढो रही देखो। हमें एहसास कब होगा, पाप जो हो रहा हमसे, मिटा के भूख हम सब की, वो भूखी सो रही देखो। मिटाकर भूख हम सब की। ये कविता एक ऐसा माध्यम होता है, वो जो बातें हम सब जानते हैं, उन बातों को किस प्रकार से कवि पिरोता है अपनी भाषा में, अपने छंदों में, माँ सरस्वती की कृपा से। क्योंकि कविता करना खेल नहीं है। पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। क्या बात है। और अभी भैया ने एक बहुत अच्छा गीत पढ़ा
क्या जीवन में बचा है। कई बार जीवन में हानि लाभ नफा नुकसान होता है, व्यापार में भी होता है। तो एक शायर ने 4 पंक्तियां बहुत अच्छी कही, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, कि जल गया घर तो बचा ही क्या है, जल गया घर तो बचा ही क्या है, अरे बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। जल गया घर तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। इस मेहनत से बनती है तकदीरें यारो, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है हाथों। इसलिए जीवन में कभी कोई टेंशन मत लेना, किसी परेशानी में मत आना साहब। लेकिन अभी जो नारी के साथ हो रहा है, आपने देखा होगा क्या जुल्म हो रहे हैं, क्या कुरीतियां चल रही हैं, और गर्भ में मार देते हैं बेटियों को। तब 4 पंक्तियां कहूंगा और आपको अच्छी लगे इस मंच पर मैं ये पंक्तियां जरूर कहता हूं, चाहे मैं कितना भी हास्य कर लूं। केवल 10 मिनट आपके बीच रहूंगा और मैं चाहता हूं कि आप भरपूर प्यार इन छंदों पर, हास्य पे जितना दिया उतना ही प्यार भी। सर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी तो नहीं ना, कोई ऐसा तो नहीं है? अच्छा ठीक है जी, मेरे पास भी मोदी का फ़ोन आ ही रहा है। हाँ जी, नहीं बैठे हैं वो, कह रहे हैं मैं बैठूंगा सुनूंगा, जा ही नहीं रहे वो। हाँ नहीं मैं बता दूं अगर जाएंगे तो। एक बार बजाओ सर के लिए ताली। देखो होता क्या है, हाथ से निकलता है प्यार से, मोहब्बत से। अगर दिल साफ हो तो सामने वाला बड़ी अच्छी तरह उस बात को लेता है, क्योंकि आपका मन साफ होना चाहिए, कहने वाले का जज्बा अच्छा होना चाहिए। वरना हाथ से निकालने के लिए केवल बच्चा बनना पड़ता है, और सामने वाले को भी बच्चा बनना पड़ता है। वीआईपी होना नहीं पड़ता, हाथ से इन्हीं बातों से निकलता है। कभी गंभीर बातों से। दिक्कत यह है हमारे जीवन में कि हम गंभीर बातों को तो हंसी में उड़ा देते हैं और हंसी की बातों को गंभीरता से ले लेते हैं। जिस दिन हमें यह एहसास हो गया कि कौन सी बात को कहां लिया जाता है, तो दोस्तों जो नारी के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि आज हमारी बेटियों को गर्भ में मार देते तो मेरा मन बड़ा पीड़ित हुआ। कभी पर्दा प्रथा चलती थी, राम मोहन राय आए उन्होंने बंद कर दी। उससे पहले सती प्रथा चलती थी, नारियों पे अत्याचार था कि जलना पड़ेगा, कितनी बुरी कुरीति थी वो। फिर दहेज की कुरीति आज भी चल रही है। लेकिन ये जो बेटियों को गर्भ में मारने लगे ये तो घोर पाप था। तब 4 पंक्तियां मैंने कही कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। सवैयों की बात हुई, और ये ऐसी रचना है जो शायद मैंने आज तक कभी पढ़ी नहीं। मैं हॉस्पिटल में था गंगाराम में दाखिल, ओम प्रकाश जी ये आपके मन की रचना पढ़ता हूं। बहुत सारे लोगों को ये समझ में आए नहीं आए, लेकिन आनंद बहुत आएगा। कितने लोग हैं जो जाते हैं जानते कि संगीत में 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा निसा, सब जानते हो सारे गामा पाधा निसा। मैंने 10-15 वर्ष संगीत सीखा, सीनियर डिप्लोमा किया तबले में, सीनियर डिप्लोमा किया गायकी में। गुरु छोटेलाल जी जो दिल्ली टीवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनसे मैंने सीखा। तो सुरों को जब बजाते हैं तो कभी रेसा लगता है, कभी सारे लगता है, कभी मारे लगता है, कभी सा लगता है, कभी मागा लगता है, कभी धारे लगता है, कभी पारे लगता है। तब जब ये मिल मिला के कॉम्बिनेशन बनता है तब हमारा गीत निकलता है, पैरोडी निकलती है। तो श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे प्रभु आप जब भी बांसुरी बजाते हो, मैंने हजारों सवैये सुने, ऐसे ऐसे सवैये लिखे, मेरे भाई ने कमाल कर दिया, लेकिन मैंने अपनी तरह का एक सवैया लिखा है, आप सुनना कि इस सवैये में क्या विशेष बात हो सकती है। कि कृष्ण भगवान से पूछा, हे कृष्ण भगवान आप जब बांसुरी बजाते हो आप बहुत प्यार करते हो, हम गोपियां आपसे इतना प्यार करती है, राधा मीरा आपसे प्यार करती हैं, भले ही मीरा बाद में आई लेकिन दिल में तो पता नहीं कब से वो प्यार करती थी कृष्ण भगवान से। कोई एक जन्म का रिश्ता नहीं होता, ये भक्ति का रिश्ता लाखों करोड़ों साल का होता है। बोले कन्हैया ऐसा कैसे करते हो आप लोग कि हमसे प्यार ही नहीं करते, सारा दिन बांसुरी बजाते रहते हो। तो कृष्ण ने जो जवाब दिया वो मेरी कल्पना है, और आप यकीन मानना जिस टाइम मैं बेड पे था गंगाराम हॉस्पिटल में लगभग 2 वर्ष पहले, तो इस कविता को ठीक कर रहा था उस बेड पर लेटे लेटे, जब मेरा एक ऑपरेशन हुआ था। और उस कविता को मैं वहां से आधी घर पे लिखी और आधी उस हॉस्पिटल में लिखी। तो नर्स पूछ रही थी कि सर आप क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैं अपने मन के उद्गार लिख रहा हूं। तो ये कविता क्या है, छोटी सी भूमिका बनाता हूं कि कृष्ण भगवान के जो भक्त रहे, नरसी का भात भरा, विदुर जी का साग खाया, धन्ना की गईं चराई, द्रौपदी की लाज बचाई। और कृष्ण का वास्ता किन चीजों से रहा, जो मुख्य बातें हैं, यमुना तट से रहा, पनघट से रहा,
गगरी से रहा, गोवर्धन पर्वत से रहा, मोर के पंख से रहा, होली के रंग से रहा, राधा से रहा, मीरा से रहा, गोपियों से रहा, मटकी से रहा, मिश्री माखन से रहा, बांसुरी से रहा, उस गैया माता से रहा, यशोदा माता से रहा, प्रेम और रस के प्रतीक रहे, नाग के फन पर नाचे, मुरली से रहा, माधव उनका नाम, और कन्हैया और मनमोहन। इस मुक्तक में ये सारी चीजें आएंगी। सवैया के अंदर सुनना कि कृष्ण जी ने क्या जवाब दिया। आप भी पहली बार सुनोगे, मस्ती लेना साहब कि क्या बोले वो। बोले कन्हैया तुम सारा दिन बांसुरी बजाते रहते हो, तो कृष्ण ने क्या जवाब दिया कि मैं ये बांसुरी नहीं बजाता, इसमें से तो तुम्हारा नाम निकलता है, क्योंकि वो तो छलिया थे। कृष्ण का तो कोई जवाब नहीं है, वो तो परम योगी 16 पुरुषों 16 कला के अवतार थे। उन्होंने जो उत्तर दिया वो सुनिएगा क्या बोले वो कि 7 सुरों में छिपे सारे प्यारे। सत्येंद्र जी मोबाइल छोड़ दो, सिर्फ मजे ले, सुनो और तालियां बजाना जहां बात अच्छी लगे। सुनिएगा कि 7 सुरों में छिपे सारे प्यारे, वो जिसने भी कहना से प्रीत लगाई। प्रदीप जी आपका विशेष आशीर्वाद, क्योंकि आप संगीत से जुड़े हुए हो, और आप भी अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत आनंद आएगा। ये अद्भुत रचना है कि 7 सुरों में छिपे सारे प्यारे, वो जिसने भी कहना से प्रीत लगाई। रेधा के स्वर में छिपी राधे राधे, तो मारे के स्वर में छिपी मीराबाई। रेधा के स्वर में छिपी, परमिला जी आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि रेधा के स्वर में छिपी राधे राधे, तो मारे के स्वर में छिपी मीराबाई। पा सारे गामा पा, पा सुन मोर की पाखुरी झूमे, तो गाने भी गैया की टेर सुनाई। माँ सारे, और मिस्री में क्या आता है, मी सरी माँ सारे। पासुन मोर की पाखुरी झूमे, तो गाने भी गैया की टेर गुंजाई। माँ सारे बाजे तो मिश्री सी घोले, जो बांसी की जाई में देवे सुनाई। माँ सारे बाजे तो मिश्री सी घोले, जो बांसी की जाई में देवे सुनाई। रेगा में होली का रंग और रेगा में होली का रंग समाया, तो गापा को सुनते ही गोपियां आई। माँ से है माते यशोदा की ममता में, कान्हा ने माखन मटकी चुराई। अब सुनना गिरधर गारे धारे के, गारे में धारे में गिरधर गूंजत, गारे में धारे में गिरधर गूंजत, चारों दिशा में ही धूम मचाई। मानी से मान रखे मन मोहन, माधा से माधव ने तान बजाई। मारे से मान रखे मन। अब सुनिएगा साहब, नी और रे, नीरे से नीर बहे यमुना तट, नीरे से नीर बहे यमुना तट, और सारे से सिर पर नाग नचाई। के नीरे से नीर बहे यमुना तट, सारे से सिर पर नाग नचाई। पागा से पग पग पानी से पनघट, गागारे सुनते ही गगरी उठाई। के पागा से पग पग पानी से पनघट, गागारे सुनते ही गगरी उठाई। रेसा से रास रचे नित मोहन, पामा से प्रेम की प्रीत लगाई। सानी से सुंदर श्याम सलोने ने, सरगम में छवि देखे दिखाई। के सानी से सुंदर श्याम सलोने की, सरगम में छवि देवे दिखाई। और अब उनके 4 भक्त सुनना कि नीरे से नीरे सा, नरसी में क्या आता है, नारस, यानी नीरे सा। अब देखिए कहां शब्दों का प्रयोग और सरगम को कैसे ढाला है कि नीरे सा नरसी का नाम पुकारे। नीर, जब मैं नीरे सा बजाता हूं तो नरसी भक्त निकलता है। नीरे सा नरसी का नाम पुकारे, तो धानी से धन्ना की गौएं चराई। और नीरे में नारी की पीर सुनी, तब दौड़ पड़े प्रभु लाज बचाई। द्रौपदी के नीरे से नारी की पीर सुनी, तो दौड़ पड़े प्रभु लाज बचाई। सागा से साग विदुर घर खाया, सा और गा, सागा से साग विदुर घर खाया, तो त्याग दिए प्रभु मेवा मिठाई। और ये सब आपसे कहना चाहता हूं कि रेसा से छंद रसीले सुनोगे, तो मैं आपको कह रहा हूं ये कि रेसा से रस, रेसा से छंद रसीले सुनोगे, तो पारे से पार करेंगे कन्हाई। ये एक प्रयोग था मेरा कि बहुत सारे मुक्तक और छंद बने,
अब मैं एक अंतिम कविता पढ़कर अपना स्थान लूंगा और इस कार्यक्रम को विराम देंगे। 7:20 का समय हो गया है, 7:30 तक मुझे बोला गया था। तो मैं एक अंतिम ऐसा गीत सुनाना चाहता हूं जो गीत मुझे बहुत प्यार करते हैं वीरस के कवि। मैं वीरस का कवि नहीं हूं, मैं हास्य का कवि हूं, लेकिन मेरे मन में उद्गार जगते हैं तो मैं माँ की कविता भी पढ़ता हूं, बेटियों की भी पढ़ता हूं। लेकिन मैं ये अंतिम इसका, क्योंकि 15 अगस्त का दिन गया है, आज जो हम खुशियां मना रहे हैं अपने सैनिकों की वजह से मना रहे हैं, और हमारे मोदी जी हो या चाहे राजनाथ सिंह जी हो, तमाम ऐसे लोग जो हमारे सैनिकों को प्यार करने लगे, उनका सम्मान बढ़ा, तमाम उन्होंने ऐसे कार्य किए जो हमारा उनका हौसला बढ़ा। एक बात कहना चाहता हूं, बस केवल 6-7 मिनट, 9 पंक्ति की कविता है और 2 मिनट भूमिका में लूंगा कि हम लोग व्यापारी लोग जब अपनी मांगे मानते हैं तो धरना कर देते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं कि गवर्नमेंट हमारी मांगे मानो। हमारे साथ ये बात हो रही है और यहां तक कि किसान भी प्रदर्शन धरना करने लगे कि हमारी मांगे मानो। हमने तमाम डॉक्टर्स को देखा भी वो धरना प्रदर्शन करने लगे। लेकिन एक बात का उत्तर देना, कभी आपने किसी सैनिक को या सेना को हमारे देश में प्रदर्शन धरना करते हुए देखा है क्या? क्या उनकी कोई मांगे नहीं हो सकती, उनके मन में कोई पीड़ा नहीं हो सकती? लेकिन वो इसलिए अपनी बातों को नहीं कहीं भी जायज बताते, अपनी मांगों को लोगों के सामने नहीं कहते कि अगर हम ही धरना प्रदर्शन करेंगे तो इस देश को कौन बचाएगा। क्या बात है। ऐसे सैनिकों का सैल्यूट करना चाहिए। और मैं आदरणीय बिंदल जी हों, चाहे संजय भाई हों, विकास जी हों, योगेंद्र जी हों, प्रदीप जी हों, और हमारे इतने सम्मानीय हमारे विधायक महोदय जिनको मैं शुरू से ही जानता हूं और मैं उनकी तारीफें भी लगातार, क्योंकि मेरा घर विजेंद्र गुप्ता जी के नीचे वाला है जी, जहां विजेंद्र गुप्ता जी रहते हैं उनके नीचे वाला फ्लैट मेरा है। लगातार जब चर्चा होती है तो बहुत आपकी तारीफ सुनता हूं मैं, और मैं ये भी जानता हूं कितने जिंदा दिल हैं आप और कितना सनातन के लिए कार्य करते हैं। दोस्तों, देश में वो सैनिक सीमा पर खड़ा है, गोली लग जाती है, उसे पता 2-3 मिनट में मरने वाला हूं, जाने वाला हूं, शहीद होने वाला हूं, तो उसके मन के उद्गार क्या हो सकते हैं? मेरी सिर्फ कल्पना है, आपको अच्छी लगे तो आज का समापन बहुत बेहतरीन ढंग से उन सैनिकों के चरणों में ताली बजा के करना, सुनना मेरी क्या कल्पना है उन सैनिकों के लिए। और ये भाषा साहित्यिक नहीं है प्रमिला जी, देशी भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि वो बेटे नेताओं के नहीं होते, वो बेटे साहूकारों के भी नहीं होते, वो गांव के बच्चे होते हैं जो सेना पर लड़ते हैं, गरीब परिवारों के होते हैं जो देश के लिए जान देते हैं। इसलिए मैंने शब्दों का प्रयोग भी वो करा जो बड़ा सहज और सरल हो। सुनना अगर अच्छा लगे तो आपका प्यार चाहूंगा। हाँ भाई सुनो कि श्वास का अंतिम पहर हूं, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी दोस्त। श्वास का अंतिम पहर हूं, हो गई जीवन की शाम, अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। अक्सर मैं ये गीत गाते हुए बहुत भावुक हो जाता हूं। हास्य का कवि हूं, हर कवि भावुक होता है, अतिरिक्त भावुक होता है। जब मैं ये कविता पढ़ता हूं मेरा मन अंदर से बहुत नम हो जाता है। तो आप बड़े मन से सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे श्रोता मिलते नहीं हैं। श्वास का अंतिम पहर हूं, हो गई जीवन की शाम, अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। उसे पता भी मेरा शव मेरे घर पहुंचेगा, कितना दुख होगा मेरे माँ और मेरे पिता को, मेरी पत्नी को। है तो इंसान ही ना, चाहे सीमा पर लड़ रहा है, लेकिन भीतर हाड़ मांस का पुतला ही तो है, संवेदनाएं और मोह और प्यार तो है ना। तो क्या कहता है कि घर जाओ तो ये बोल देना, शायद उनको कुछ शांति मिल जाए। तो क्या कहता है वो कि जब मेरी लाश घर पे जाए, मेरा शव जाए, तो ये बात बोल देना कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में। और माँ का दिल बड़ा रोता है साहब,
हो सकता है उसको चैन पड़ जाए ये लाइन कहने से कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, अरे फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में, और माँ से कहना पा लिया है, रो मत मेरी माँ, माँ से कहना पा लिया बेटे ने जन्नत का मकाम, अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी। साउथ भारत के एक नेता ने कहा, मिल जाते अशोक चक्र पद्मश्री, अशोक चक्र परमवीर चक्र नेताओं इनको शहीदों को। उसके बाद अखबार में पढ़ा कि उनकी विधवा पेंशन के लिए चक्कर लगा रही है। 8-10 साल पहले जब ये मैंने खबर पढ़ी तो मन को बड़ा पीड़, लाइन काट दी गई बिजली की, पैसे नहीं थे जमा कराने के लिए। तो कैद कभी भी शहीद ये बात, सैनिक ये बात नहीं कहता, लेकिन अनिल अग्रवंशी कहता है कि आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए, भूख से बच्चे न तड़पे कर दो इतना इंतजाम, अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। और अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। एक बहन की आंखों में आंसू आ गए हैं सुनकर भी, ये मेरा देश है, हम चाहे कितने भी आज एडवांस हो जाएं, लेकिन मुझे पता है ये मेरा परिवार है, मेरा हिंदुस्तान है। हो जाए अमेरिका बहुत आगे पैसों में, जापान टेक्नोलॉजी में हो जाए, चाइना बड़े बड़े खड़ी कर ले बिल्डिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हिंदुस्तान, ये मानव संस्कृति और सभ्यता संस्कारों से चलती है, और संस्कार का मुकाबला मेरे भारत के लिए कोई नहीं कर सकता दुनिया में। मेरा भारत पहले भी नंबर 1 था, आज भी संस्कारों में नंबर 1 रहेगा। जहां मां की बात सुनकर, देश की बात सुनकर बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ऐसे जगह पर यह कविता पाठ, अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं और आज की गोष्ठी को विराम देंगे भरपूर तालियों के साथ। खड़े हो जाते हैं वो ऊपर जाकर -10 डिग्री के अंदर, हम 4 डिग्री में दिल्ली के अंदर खूब हिलते हैं, कई रजाइयों के बावजूद भी चैन नहीं आता, हीटर लगाने के बावजूद भी। 45 डिग्री तापमान के अंदर हमको एसी चाहिए, 30 डिग्री के अंदर भी, लेकिन वो 60 डिग्री में खड़े होते हैं। दोस्तों, हमें कभी चिंता नहीं होती कि सीमा पर, चाहे वो मेरे पुलिस वाले भाइयों, चाहे वो हमारे सैनिक भाइयों, कितनी मेहनत से जाते हैं। साउथ भारत के एक नेता ने बयान कर दिया, अरे मर जाते हैं तो क्या हो गया, पैसे भी तो मिलते तनख्वाह के, यहां इतने लोग बैठे हैं, अगर आज विधायक महोदय कह दे 5 लाख रुपए मैं देता हूं और सीमा पर कोई खड़ा होकर दिखा दे, साहब ये जज्बा है जो देश के लिए धड़कता है, पैसों के लिए जान नहीं दी जा सकती साहब। ये मेरा हिंदुस्तान का सैनिक है जो सिर्फ जज्बे के लिए, पैसा तो एक माध्यम है रोटी चलाने के लिए, वो तो भगवान ने ड्यूटियां बांट रखी है, लेकिन क्या किसको ड्यूटी दी है ये ईश्वर की मर्जी है। तो साहब अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता, वहां केवल तिरंगा होता है, कोई नहीं होता। और जब हम मरते हैं तो ये सोचते हैं हमारे को ये चाहिए, मेरा बंगला कहां है, मेरा बच्चा कहां है, मेरा पोता कहां है, मेरी कितनी जायदाद पड़ी है। लेकिन सैनिक अगर जाता है तो क्या सोचता है, अंतिम 3 पंक्तियों में अगर आपको लगे कि मैंने आत्मा चीर के रख दी है, तो एक एक श्रोता की भरपूर तालियां चाहूंगा, सुनिएगा साहब। सैनिक जाने वाला है, अंतिम 2 मिनट, अंतिम 10 सेकंड, कि धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी। अंदर से आवाज आ रही है धड़कनों के, धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी। अलविदा ए दोस्तों अब नींद सी आने लगी। अलविदा ए दोस्तों अब नींद सी आने लगी। मूंद कर आंखें करूं मैं उस तिरंगे को सलाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। श्वास का अंतिम
दोपहर हो गई जीवन की शाम। अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर